नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने राष्ट्रपति के चुनाव की बात की। शक्तियों में हमने कार्यपालिका संबंधी शक्ति की बात की थी। कार्यपालिका शक्ति की बात की थी। आज हम बात करेंगे विधायी शक्तियों की कि संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि भारतीय संसद राष्ट्रपति सहित दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। इसलिए राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां हैं, जैसे राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत, सत्रावसान व भंग कर सकता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में दोनों दलों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देता है, जिसमें शासन की नीतियों व गतिविधियों का वर्णन किया जाता है। वह संसद के दोनों अथवा किसी एक सदन को संदेश भेज सकता है। वह दोनों सदनों को संयुक्त रूप से या अलग अलग रूप से संबोधित कर सकता है तथा वह सदस्यों की उपस्थिति की मांग कर सकता है। वह दोनों सदनों में मतभेद होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है तथा इसमें होने वाले कार्य संबंधी नियम बनाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल हो। यदि वह अनुभव करे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह दो आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तो राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का उसे अधिकार है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून का रूप ग्रहण करने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को सुझाव के साथ या बिना सुझाव के संसद के पास पुनः विचार के लिए भेज सकता है। यदि संसद उस विधेयक को पुनः संशोधित या असंशोधित रूप से या आंशिक संशोधित रूप से राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति के पास उस पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग किया। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक के संबंध में जानकारी चाहिए कि क्या विधेयक के प्रावधान विधि आयोग की सिफारिशों के अनुरूप हैं। राष्ट्रपति वेंकटरमन ने भी सांसदों के पेंशन संबंधी विधेयक पर इसी तरह के आधार पर हस्ताक्षर नहीं किए कि देश के आर्थिक संकट की स्थिति में विधेयक के पारित होने से देश पर अतिरिक्त आर्थिक भार होगा। राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधनों पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, वीटो पावर नहीं कर सकता। नेक्स्ट विधायी शक्तियों में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे या रद्द कर दे। इस श्रेणी में मुख्य विधेयक जैसे राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण करने के लिए लाए गए विधेयक, कुछ विशिष्ट प्रकार के कर लगाने वाले विधेयक, वे विषय जिन पर संसद को अधिनियम बनाने का अधिकार है। इसी तरह से वित्त विधेयक, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक, भाषा संबंधी विधेयक और संचित निधि से खर्चों को अधिकृत करने संबंधी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। इसके अलावा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। संसद जिस समय सत्र में न हो तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को की जो शक्ति है वो संसद द्वारा पारित कानूनों के समान ही होती है। संसद के सत्र के आने के बाद 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश जारी रह सकते हैं। संसद इस बीच उन्हें स्वीकार या वापस भी ले सकती है या उसे रद्द कर सकती है। राष्ट्रपति स्वयं भी अध्यादेश वापस ले सकता है। अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति के अधिकार के पीछे ये भावना थी कि जब संसद सत्र में ना हो तब भी सरकार अपना कामकाज सही तरीके से चला सके। इसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाना चाहिए था, पर व्यावहारिक रूप से राष्ट्रपति के इस अधिकार का प्रयोग एक तरह से सत्ताधारी दल के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, राजनीतिक हितों के लिए किया जाता है। संसद का सामना करने से विधेयक के
अस्वीकृत होने की आशंका हो सकती है। इसलिए संसद के सत्र में न रहने पर अध्यादेश जारी किए जाते हैं सरकार द्वारा। कभी कभी सत्र प्रारंभ होने इसके तुरंत पहले या बाद में अध्यादेश जारी किए जाते हैं। 1975 में सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए। इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति अस्थायी व्यवस्था कर सकता है। राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा की गई व्यवस्था ये इसमें होती है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के आयोग तथा नियंत्रण और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन संसद के समक्ष राष्ट्रपति के द्वारा ही रखे जाते हैं। फिर है वित्तीय शक्तियाँ कि राष्ट्रपति द्वारा सरकार का वार्षिक बजट तथा पूरक बजट संसद में पेश करवाया जाता है। कोई वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है, जिसमें से राष्ट्रपति अग्रिम राशि प्रदान कर सकता है। ऐसी किसी दी गई राशि पर बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति को वित्तीय आयोग की नियुक्ति का अधिकार है। यह आयोग राज्यों की आर्थिक सहायता तथा करों से होने वाली आय के वितरण के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। वह इस बात का भी निर्णय करता है कि आयकर से होने वाली आय को केंद्र तथा राज्यों में किस प्रकार वितरित किया जाए। पटसन से होने वाले आय के बदले में पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को आर्थिक मदद करने का कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये सभी अधिकार राष्ट्रपति को संपूर्ण देश की आर्थिक गतिविधियों पर एक तरह से निगरानी रखने का अवसर देती हैं। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों या उसे विशिष्ट स्थान प्रदान करती हैं। देश के ऐसे प्रमुख रूप से ये हैं जैसे मानवीय आधार पर न्याय प्रदान करना। उसे अधिकार है कि किसी अपराध में क्षमा प्रदान कर दे या उसके जो दंड है उसको कम कर दे। ये शक्तियाँ वह तब प्रयोग करता है जब किसी को मृत्यु दंड दिया गया हो या सैनिक न्यायालय द्वारा दंड दिया गया हो। अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। वह दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है या प्रतिलंबन कर सकता है, विराम लगा सकता है, परिहार्य, निलंबन, है ना, लघुकरण आदि कर सकता है। प्रविलंबन के द्वारा दंड को स्थायी तौर पर रोका जा सकता है। विराम का तात्पर्य दिए गए दंड को कम से कम दंड प्रदान करना। परिहार का मतलब है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए जाना, दंड कम किया जा सकता है। लघुकरण द्वारा भारी जुर्माने को कम किया जाता है। वह संसद की अनुमति से आम माफी भी प्रदान कर सकता है। इन अधिकारों का प्रयोग वह मंत्रियों की सलाह से ही करता है तथा 2 सिद्धि होने के पश्चात ही क्षमा प्रदान करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो होता है वो 2 सिद्धि होने से पूर्व पश्चात क्षमा प्रदान कर सकता है। हमारे यहाँ 2 सिद्धि के बाद क्षमा किया जाता है। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर जिसमें कानून के प्रश्न जुड़े हों उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। वह किसी विशेष परिस्थितियों में जो प्रस्तावित विधेयकों को उच्चतम न्यायालय को भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। उच्चतम न्यायालय की सलाह पर राष्ट्रपति स्वविवेक के अनुसार कार्य करता है। राष्ट्रपति द्वारा कई बार संवैधानिक व्यवस्था का प्रयोग किया गया, जैसे अयोध्या मामले में सलाह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई थी। राष्ट्रपति द्वारा उच्च जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। इसके अलावा अन्य शक्तियों में राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर के संबंध में कुछ विशेष अधिकार है। वह राजकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग के लिए अधिकृत कर सकता है। 2 या 2 अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। किसी ऐसे आकस्मिक स्थिति में जिसके संबंध में संविधान में उपबंध नहीं है, राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र संबंधी विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। ये तो सामान्य काल की शक्तियों की बात की। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति को जो असामान्य या आपात स्थिति से निपटने के लिए उसे संकट काल की शक्तियाँ दी गई हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय संकट कि संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से संपूर्ण भारत या उससे किसी भाग को सुरक्षा
संकट में होने की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसी उद्घोषणा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पर ही की जाएगी। उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जाती है तथा उसकी पुष्टि 1 माह के भीतर होनी चाहिए। 1 माह के अंदर पुष्टि न होने की स्थिति में आपात स्थिति समाप्त मानी जाएगी। संसद द्वारा घोषणा की स्वीकृति के लिए दोनों सदनों के अलग अलग विशेष बहुमत, यानी विशेष बहुमत से मतलब है कि संसद के दोनों सदनों के अलग अलग कुल बहुमत तथा उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से है कि इसकी आवश्यकता होती है। प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। संसद को आपात स्थिति समाप्त होने का भी अधिकार दिया गया है। संविधान के 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई जो आपातकाल की स्थिति की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। लोकसभा सत्र में न होने पर आपात स्थिति की पुष्टि राज्यसभा द्वारा 2 माह के भीतर होनी चाहिए। राज्यसभा द्वारा पुष्टि न होने की स्थिति में आपात स्थिति समाप्त हो जाएगी। राज्यसभा द्वारा पारित होने के पश्चात भी नवगठित लोकसभा द्वारा आपात स्थिति का 1 माह के भीतर स्वीकृत होना आवश्यक है। भारत में 3 बार ऐसी आपात स्थिति की घोषणा की गई है। 352 के तहत 1962 में चीनी आक्रमण के समय, 1971 में पाकिस्तानी आक्रमण के समय, बाह्य आक्रमण में 2 बार हो गई और 1 बार 1975 में आंतरिक अशांति के कारण संकट काल की घोषणा की गई। आपात स्थिति की घोषणा होने के परिणाम स्वरूप कुछ परिस्थितियाँ हो जाएंगी, जैसे कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं वो स्थगित हो जाएंगे। अनुच्छेद 32 के में वर्णित संवैधानिक उपचारों को भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा स्थगित कर सकता है, यानी आर्टिकल 19 और आर्टिकल 32 को। संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी क्षेत्र के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार होगा। राष्ट्रपति को राज्य कार्यपालिका को निर्देश प्रदान करने का अधिकार होगा। संघ व राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण में परिवर्तन करने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। राष्ट्रपति संसद में संकट काल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। आपात स्थिति समाप्त होने के 6 माह बाद बढ़ा या कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। वास्तविक बाह्य आक्रमण की स्थिति न होने तथा मात्र ऐसी आशंका की स्थिति में भी राष्ट्रपति को आपात स्थिति की घोषणा करने का अधिकार होता है। अब बात आती है संवैधानिक संकट यानी कि अनुच्छेद 356 की, कि राज्यपाल द्वारा घोषित प्रतिवेदन या अन्य माध्यमों से यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि राज्य प्रशासन संवैधानिक प्रावधानों से चलाया जाना कठिन हो गया है तो आर्टिकल 356 के तहत उस राज्य में संवैधानिक संकट की घोषणा की जाएगी। घोषणा की संसद के दोनों सदनों द्वारा पुष्टि आवश्यक है। संसद द्वारा स्वीकृत आपातकाल 6 महीने तक रह सकता है। यह अवधि 6 माह करके कई बार बढ़ाई जा सकती है, पर कुल अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपात स्थिति की अवधि 1 वर्ष कर दी गई, इससे अधिक अवधि तभी रह सकती है जब निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव कराना संभव नहीं है, तो राष्ट्रपति से 1 वर्ष से ज़्यादा कर सकता है। 59वें संविधान संशोधन द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई थी। संवैधानिक आपात स्थिति में कुछ प्रावधान होंगे, यानी आर्टिकल 356 के तहत जब लागू होता है तो कुछ चीज़ें लागू होती हैं, जैसे राष्ट्रपति द्वारा यह घोषणा की जा सकती है कि आपात स्थिति घोषित राज्य की विधायिका शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्य के किसी भी अधिकारी की कार्यकारिणी शक्ति ले सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य शक्तियां अपने हाथ में ली जा सकती है। लोकसभा की बैठक नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए आदेश दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभा भंग या निलंबित की जा सकती है। राज्यपाल की सलाह के अतिरिक्त भी राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का भी रोक लगाई जा सकती है। तो इस आधार पर लगभग 114 बार इसका प्रयोग किया गया। 2 बार
1977 तथा 1980 में 9 राज्य की विधानसभाओं को एक साथ बंद किया गया। इस उपबंध का इतना अधिक प्रयोग केंद्रीय राजनीति के हितों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है कि संविधान से इस उपबंध को हटाने या संशोधित करने की सलाह कई बार मांगी गई। और तीसरा है वित्तीय संकट, आर्टिकल 360 के तहत कि राष्ट्रपति को यदि यह विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय जो स्थायित्व या साख को खतरा उत्पन्न हो गया है तो वह संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। वित्तीय संकट को भी संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में 2 महीने के लिए वित्तीय आपात लागू किया जा सकता है, जिसे संसद द्वारा साधारण बहुमत से बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय आपात की स्थिति में कुछ प्रभाव इस प्रकार होंगे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्य को वित्तीय विषयों पर आचरण के लिए निर्देश दे सकती है। राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी सेवकों या किसी वर्ग के वेतन भत्ते आदि में कटौती के लिए आदेश दिया जा सकता है। राज्य विधानसभा द्वारा सभी वित्तीय विधेयकों को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति विचारार्थ मंगवा सकता है। देश में ऐसी आपात स्थिति अभी तक कभी भी लागू नहीं की गई, यानी 360 अभी तक लागू नहीं किया गया। देश की मर्यादा, सम्मान व जन सामान्य के मनोबल की रक्षार्थ ऐसा आवश्यक भी था, लेकिन वित्तीय संकट की आशंका से संपूर्ण देश को आर्थिक अनुशासन में रखे जाने की भी संभावना होती है। तो ये हमने आपको राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों की बात की। अब बात आती है कि राष्ट्रपति के आपात अधिकार संबंधी संविधान संशोधन क्या क्या हुए हैं। संविधान संशोधन 38, 42, 44 और 59 द्वारा राष्ट्रपति की संकटकालीन अधिकारों में परिवर्तन किए गए हैं। 38वें संविधान संशोधन 1975 में पारित किया गया, जिसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई संकटकाल की घोषणा न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संशोधन को 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई आपात स्थिति की घोषणा की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई। श्रीमती इंदिरा गांधी के सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति का प्रतीक यह संविधान संशोधन था। 1977 में जब जनता पार्टी की सत्ता में आने पर 44वें संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसके अनुसार 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्दावली जोड़ी गई, क्योंकि आंतरिक अशांति शब्दावली का दुरुपयोग हुआ। आगे इसे रोका जाना आवश्यक था। 59वां संविधान संशोधन पंजाब की विशिष्ट स्थिति को लेकर पारित किया गया था। पंजाब के किसी भाग या पूरे देश में यदि आंतरिक अशांति से संपूर्ण देश की एकता को खतरा है तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा का अधिकार है। ऐसी में अनुच्छेद 21 सहित सभी मूल अधिकार स्थगित हो जाएंगे। पंजाब संबंधी प्रतिवेदन को सेंसर किया जा सकेगा और प्रेस को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। तो ये आपात के संबंध में कुछ संविधान संशोधन हुए 38, 42, 44 और 59 याद रखना है। कल हम बात करेंगे राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है उसके बारे में। धन्यवाद।